पद्म पुरस्कार से सम्मानित हुए जमीन से जुड़े महामानव। किसी ने जंगल उगाए तो किसी ने फल बेचकर स्कूल बनवाया। 23 महीनों के बाद आज से हिमाचल में तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थी आए स्कूल। कोरोना केस कम नहीं हुए तो फिर हो सकते हैं स्कूल बंद। हिमाचल में अब सौर ऊर्जा के लिए योजना। सरकारी कर्मचारियों के आवासों पर लगेगा सोलर पैनल। शिमला से होगी शुरुआत। और लंबी मशक्कत पर अब विराम। जमीन के इंतकाल के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे कई चक्कर। दोनों पक्षों की मौजूदगी में रजिस्ट्री और इंतकाल मौके पर होंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार प्रदान कर दिए हैं। कुल 119 लोगों में ये पुरस्कार दिए गए हैं। 10 लोगों को पद्म भूषण, 7 को पद्म विभूषण और 102 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सम्मान पाने वाले कुल 119 लोगों में 29 महिलाएं हैं और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। इस बार विशेषता ये रही कि नंगे पांव ऐसे भी लोग इस पुरस्कार को प्राप्त करने पहुंचे जिनका जीवन समाज कल्याण में ही खत्म हो गया और आज भी वे बेहद साधारण तरीके से रहते हैं और समाज के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे कुछ लोगों से जो इस सम्मान से नवाजे गए हैं और उनका जीवन देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल एक्ट्रेस कंगना रनौत, सिंगर अदनान सामी, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी पीवी सिंधु और मैरी कॉम, बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा, शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र उन नामों में आते हैं जिनसे हर कोई वाकिफ है। इनकी उपलब्धियां सबको पता है, लेकिन कल कुछ ऐसे चेहरे और तस्वीरें लोगों के सामने आई जिन्हें कल से पहले शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन आज ये शक्ति, सम्मान और नए भारत की तस्वीर बन गई है। कुछ लोग साधारण जीवन शैली में असाधारण कर जाते हैं। उन्हें सम्मान मिलता है या नहीं, वे इस आशा के साथ सेवा नहीं करते, बल्कि उनका जीवन समर्पित है और वे इस धुन में कुछ असाधारण कर जाते हैं जो आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणा बन जाती है। आपको रूबरू करवाते हैं उन लोगों से और उनके कीर्तिमानों से भी। तुलसी गौड़ा, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया। नंगे पैर खड़ी कर्नाटक की 72 वर्षीय आदिवासी महिला तुलसी गौड़ा की ये तस्वीर 1000 शब्दों के आगे भी भारी है। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन पौधों और जड़ी बूटियों के ज्ञान के चलते उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। 12 साल की उम्र से वे अब तक 30,000 से भी ज्यादा पौधे रोप चुकी हैं। उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अस्थायी तौर पर सेवाएं भी दी और आज भी अपने ज्ञान को नई पीढ़ी के साथ बांट रही है। पर्यावरण संरक्षण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हरे काला हजब्बा, जिनको पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मंगलोर के 68 वर्षीय फल विक्रेता हरे काला हजब्बा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया है उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। संतरे बेचकर रोजाना 150 रुपए कमाने वाले हरे काला हजब्बा ने एक प्राइमरी स्कूल खड़ा करवा दिया। राष्ट्रपति से पुरस्कार लेने के लिए वे सादी सफेद शर्ट और धोती पहनकर पहुंचे तो हर कोई उनकी इस सादगी पर कायल हो गया। रेकाला के गांव न्यूप डपू में कई साल तक कोई स्कूल नहीं था। गांव का कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हरे काला ने साल 2000 में अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर 1 एकड़ जमीन पर बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाया। उन्होंने कहा था कि मैं कभी स्कूल नहीं गया। किसी अंग्रेज ने मुझसे अंग्रेजी में बात की तो मैं जवाब नहीं दे पाया। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, इसलिए चाहता था गांव के बच्चों की जिंदगी मेरे जैसी ना बीते। आज इस स्कूल में कक्षा 10वीं तक 175 बच्चे पढ़ रहे हैं। मोहम्मद शरीफ, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त। अयोध्या के रहने वाले 83 साल के साइकिल मैकेनिक मोहम्मद शरीफ को भी पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें ये पुरस्कार समाज कल्याण के लिए दिया गया है। शरीफ चाचा के नाम से मशहूर मोहम्मद शरीफ ने अब तक 25,000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है। 1992 में
उनके बेटे की हत्या के बाद उसके शव को रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया था, जिसे अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ। इसके बाद से शरीफ चाचा ने लावारिस लाशों के क्रियाकर्म को अपनी जिम्मेदारी मान लिया। उन्होंने सिर्फ हिंदू और मुस्लिम ही नहीं, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के मृत शरीरों का उनके धार्मिक रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार किया है। राहीबाई सोमा पोपेरे, जो पद्मश्री बनी, बीज माता या सीड मदर के नाम से जानी जाने वाली राहीबाई सोमा पोपेरे को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। वे महाराष्ट्र के अहमदनगर की महादेव कोली आदिवासी जनजाति की किसान हैं। उन्होंने अपने परिवार से खेती की प्रारंभिक विधियां सीखी और जंगल के संसाधनों का ज्ञान एकत्र किया। 2 दशक पहले उन्होंने देसी बीज तैयार करना और उन्हें दूसरों को बांटना शुरू किया। उन्होंने एक ब्लैकबेरी नर्सरी तैयार की, जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को इसके पौधे तोहफे में दिए गए। इसके बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर देशी बीजों का संरक्षण करने का अभियान शुरू किया। यहीं से उन्हें बीज माता का नाम मिला। उनके पास एक बीज बैंक है, जिसमें करीब 200 प्रकार के देशी बीज हैं। हिम्मताराम भांबू जी, पद्मश्री अवार्डी। राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हिम्मताराम भांबू पिछले 25 सालों से पेड़ों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान के कम पेड़ वाले जिलों जैसे नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सीकर, अजमेर में वे अब तक 5.5 लाख पौधे रोप चुके हैं। पर्यावरण को समर्पित इस अहम योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति भवन में जब पुरस्कार वितरण समारोह चल रहा था, तो इन लोगों ने जब नंगे पांव साधारण वेशभूषा में पुरस्कार प्राप्त करने की ओर छालों से भरे कदम उठाए, तो गर्व और इनकी उपलब्धियों पर सबकी आंखें नम थी। हमारे देश में इस प्रकार की प्रतिभाओं का सम्मानित होना बेहद सराहनीय प्रयास है। और करीब 2 साल बाद आज से तीसरी से 7वीं कक्षा तक के बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आए। आज से छोटी कक्षाओं के छात्रों के लिए रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़े के अनुसार 50% स्कूलों में क्लासरूम की कमी है। फिलहाल मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल प्रबंधन को नए आदेश जारी किए। इन आदेशों में स्कूल प्रबंधन को कहा गया है कि बिना मास्क के किसी भी छात्र अथवा शिक्षकों को स्कूल में एंट्री ना दी जाए। इसके साथ ही स्कूल के क्लासरूम को हर क्लास के बाद सैनिटाइज करने को भी कहा गया है। वहीं छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर स्कूलों में इंतजाम करने को कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक की अधिसूचना में कहा गया है कि अगर किसी स्कूल में छात्रों की संख्या ज्यादा होती है तो ऐसे में प्रिंसिपल ऑल्टरनेट डे पर भी छात्रों को बुला सकते हैं। सभी स्कूलों में अपने अपने स्तर पर माइक्रो प्लान बनाने को कहा है। राज्य में भले ही संक्रमण दर कम हुआ है, लेकिन 2 साल बाद छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलना विभाग और सरकार के सामने चुनौती है। छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाने के बाद चेक किया जाएगा। अगर कोविड के मामले कम नहीं होते हैं या फिर छात्र संक्रमित होते हैं तो स्कूल फिर बंद करने पर मंथन किया जा सकता है। तीसरी से लेकर 12वीं तक के छात्रों की संख्या स्कूल में 7 लाख है। देखना होगा कि 7 लाख छात्रों में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार होता है। उधर शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि प्राइवेट व सरकारी स्कूल कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम को कोरोना टेस्ट लेने से रोक नहीं सकती है। स्कूल खुलने के साथ ही अब रैंडमली टेस्ट होंगे। माना वो बच्चा स्कूल में आ गया और वहाँ से स्कूल से घर भेजा और बाद में पता चला कि उसका पॉजिटिव आ गया, रिजल्ट पॉजिटिव, जैसे RT-PCR या दूसरा रैपिड टेस्ट जो करते हैं वो पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हमारा ये दिशा निर्देश है कि इमीडिएटली इसकी रिपोर्ट आप हेल्थ अथॉरिटीज़ को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर वो बच्चा किसी एरिया से, जैसे पता लगता है कि वो क्लस्टर है, वहाँ से उसका कोई भाई है वो दूसरी क्लास में पढ़ता है, या गांव से 3-4 बच्चे आते हैं, या बस में बच्चे आ रहे हैं वो दूसरी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, तो क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, वो हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो इसका काम को करेंगे। लेकिन हमारा ये ज़रूर निर्देश है कि जहाँ पर ये पता है कि बच्चा स्कूल में आ गया और पता नहीं कहाँ कहाँ वो मिला है, तो स्कूल को 48 आवर्स के लिए, 48 घंटे के लिए उसको इमीडिएटली बंद कर दिया जाए, सैनिटाइजेशन की जाए। और अगर पता है कि बच्चा 4 दिन से स्कूल में नहीं आ रहा या 3 दिन से नहीं आ रहा और फिर वो घर में बीमार हो गया, घर में पता चला कि उसके बाद वो
पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आ गई तो उस क्लास को वो बंद कर सकते हैं, तब पूरा स्कूल बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कट हमारी डायरेक्शन सभी स्कूल्स को, सभी प्रिंसिपल्स को, डिप्टी डायरेक्टर्स को जा चुकी है। चुनौती ये है कि कोरोना संक्रमण के बीच छोटी कक्षा के बच्चों को इस संक्रमण से बचाना शिक्षा विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि सरकारी स्कूलों में इतने क्लासरूम है ही नहीं जहां पर छात्रों को एक बेंच छोड़कर बैठाया जा सके। हालांकि सरकारी स्कूलों में बहुत जगह तो बच्चों की बेहद कमी भी है। 15 नवंबर को पहली और दूसरी कक्षा के छात्र भी स्कूल में आएंगे। विभाग ने प्राइमरी स्कूलों में पूरी व्यवस्था करने को कहा है। पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूल में मिड डे मील भी अभी नहीं बनेगा। और अब एक और अच्छी खबर, सरकार की ओर से कर्मचारियों को अलॉट किए गए सरकारी मकानों पर जल्द ही सोलर पैनल लगने वाले हैं। बिजली जनरेट होने से एक और जहां कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, वहीं लोगों को भी बिजली के भारी भरकम बिल से छुटकारा मिल सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग GAD हिम ऊर्जा के साथ सरकारी आवासों पर सोलर पैनल लगाने जा रहा है। इसकी शुरुआत शिमला से की जा रही है। शिमला को ग्रीन सिटी बनाने के लिए GAD हिम ऊर्जा के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके तहत कसुम्पटी, महली, परिमहल, ब्रॉकहॉर्स्ट, राजभवन, नाभा, शिमला, रिचमाउंट आदि क्षेत्रों में सरकारी मकानों की छत पर 3 किलोवाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसके लिए 4.5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। इसमें GAD ने 1.39 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। यह पैसा शीघ्र हिम ऊर्जा को जारी किया जाएगा। शिमला में सरकारी आवासों की छतों पर सोलर पैनल लगाने से हर साल 300 दिनों में 3600 यूनिट बिजली बचेगी। 1 किलोवाट से 4 यूनिट बिजली पैदा होगी। 3 किलोवाट सोलर पावर प्लांट से 12 यूनिट बिजली प्रोडक्शन होगी। ग्रीन सिटी के तहत राजधानी शिमला में 296 सरकारी घरों की छतों पर 888 किलोवाट की क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। यानी एक छत पर 3 किलोवाट की क्षमता वाला सोलर पावर लगेगा। जल्द ही हिम ऊर्जा इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाला है। प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इससे पहले प्रदेश सचिवालय सहित अधिकांश सरकारी कार्यालयों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं और अब सरकारी आवासों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर शून्य उत्सर्जन की ओर हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जमीन के इंतकाल के लिए अब लोगों को लंबी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। भूमि की लेन देन करने वाले दोनों पक्षों की मौजूदगी के दौरान रजिस्ट्री भी होगी और इंतकाल भी उसी मौके पर होगा। अभी तक भूमि खरीद की रजिस्ट्री तहसील में दिए गए समय पर हो जाती है, लेकिन इंतकाल करवाने में कई साल लग जाते हैं। ऐसे में लोग राजस्व विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं और भूमि खरीद वाला व्यक्ति सरकारी कार्यालयों में भटकता रहता है। सरकार इस तरह की परेशानी को दूर करने के लिए नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके तहत दोनों पक्षों में मौजूदगी के दौरान रजिस्ट्री व इंतकाल भी मौके पर होगा, क्योंकि दोनों कार्य तहसीलदार की देखरेख में होते हैं। इस समय इंतकाल करवाने का प्रावधान नहीं है। प्रधान सचिव ओंकार शर्मा का कहना है कि रेवेन्यू विभाग के पेचीदा डर्रे को बदला जा रहा है। नकल जमाबंदी ऑनलाइन निकल जाती है। ऐसे में पटवारियों से काम का बोझ कुछ कम हुआ है। रेवेन्यू एरिया सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए इस महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान सचिवालयों से जिला उपायुक्तों के साथ ऑनलाइन बैठक होगी। इस बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि राजस्व कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आए और हर कार्य की समय सीमा सुनिश्चित हो। यहाँ दीगर बात यह है कि इस समय जमाबंदियों को अपडेट करने की जो समय अवधि है वो 5 वर्ष है। इस समय अवधि को कम किया जाए। राजस्व विभाग की ओर से राज्य के सभी राजस्व मोहाल से जमाबंदियों का डाटा अपडेट होता है। मौजूदा समय में ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। राज्य में इस समय 21,249 राजस्व मोहाल है। हर गाँव की एक जमाबंदी होती है। इस कछुआ धीमी गति की प्रक्रिया से लोगों को भारी परेशानी से होकर गुजरना पड़ रहा है और उस पर राजस्व विभाग में लेन देन की शिकायतें तो आम बात है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक
गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।